नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्व सैनिकों की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन। बिहार में भी रैली करने का फैसला। सरकार की बढ़ी मुश्किलें। फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र सिंह तोमर की बढ़ी रिमांड। जांच के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ले जाएगी दिल्ली पुलिस। जमानत याचिका पर आज सुनवाई। पत्रकार जगेंद्र सिंह की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की अपील पर आज सुनवाई। यूपी सरकार ने कहा आरोप साबित होने तक नहीं हटाए जाएंगे मंत्री। जीएसटी मुद्दे पर राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी की बैठक आज। राज्यों के वित्त मंत्रियों की कमेटी रखेगी पक्ष। नुकसान की भरपाई की मांग। और मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। अब तक सामान्य से 13% ज्यादा बारिश। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूर्व सैनिकों ने बिहार में एक रैली करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के मीडिया सलाहकार सेवानिवृत्त कर्नल अनिल कौल ने दी है। संगठन का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी होने तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। देश भर में करीब 20 शहरों में पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये रैली काफी अहम मानी जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने की संभावना है, जहां बीजेपी का मुकाबला जेडीयू आरजेडी गठबंधन के साथ होना है। पूर्व सैनिक ने बिहार के अलावा पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन तेज करने की बात कही है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक की कल से शुरू हुई भूख हड़ताल आज भी जारी है। पूर्व सैनिक केंद्र सरकार से साल भर पहले किया गया अपना वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों को विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। देश की सेवा कर चुके ये पूर्व सैनिक समान रैंक समान पेंशन की मांग को लेकर फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। रविवार को दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन के बाद ये तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। सरकार के आश्वासन से पूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं हैं। ये इनडेफिनेटली चालू रहेगा। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। हमको डेट दीजिए कि कब आप वन रैंक वन पेंशन को जो सैंक्शन स्कीम है उसको लागू करेंगे, और जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी एक ही है और विदाउट डाइल्यूशन उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार को साल भर पहले किया वादा भी याद दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सितंबर 2013 को रेवाड़ी में हुई रैली में पहली बार वन रैंक वन पेंशन लागू करने की बात कही थी। 31 मई को रेडियो पर मन की बात में भी उन्होंने ये योजना जल्द लागू करने की बात कही थी। यही सरकार आपका वन रैंक वन पेंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी। मेरे देश के सभी सेना के जवानों को आग्रह करूंगा कि राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग 40 साल तक आपके साथ खेल खेलते रहे हैं। मुझे वो मार्ग मंजूर नहीं है, और न ही मैं ऐसी कोई कदम उठाना चाहता हूं जो समस्याओं को जटिल बना दे। आप मुझ पे भरोसा रखिए। रविवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी इस योजना के लिए पूर्व सैनिकों को धैर्य रखने की सलाह दी थी। इसी बीच विपक्षी दलों ने सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। वन रैंक वन पेंशन हमारी सरकार ने जारी करा था, उसके आदेश कर दिए थे, उसके बजट एलोकेशन हो गया था। इस सरकार को तुरंत वन रैंक वन पेंशन लागू कर देना चाहिए। नए पीपीओज उनके अकाउंट में जमा हो जाने चाहिए, और लगभग 14 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। मोदी जी ने वहाँ घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इसका उल्लेख है, और मोदी जी जो बात कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज तक तो किसी ने मना नहीं किया। ये मैटर ऑफ टाइम है। सरकार इस स्तर पर इसका होमवर्क हो रहा है, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमने जो घोषणा हमारे मैनिफेस्टो में की है वो हम पूरी करने जा रहे हैं। लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। दरअसल वन रैंक वन पेंशन की मांग दशकों पुरानी है, जिसमें समान रैंक वाले रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों और जवानों को समान पेंशन दिए जाने की मांग हो रही है।
अभी पेंशन में काफी विसंगतियां हैं। इस योजना के लागू होने से लगभग 22 लाख पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं को आर्थिक फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार ने योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार ने भी इसे जल्द लागू करने की बात कही थी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। वहीं ललित मोदी को ट्रैवल वीजा में मदद देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से इस्तीफे की मांग की है, वहीं बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आवास पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के वीजा मामले में विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने ललित मोदी को जल्द भारत बुलाकर उन पर मुकदमा चलाने की बात भी कही है। ऐसा भी लगता है कागजों और दस्तावेजों से कि श्री ललित मोदी के संबंध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह से भी हैं। क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी? बीजेपी के तमाम नेता इस मसले पर सुषमा के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। हालांकि पार्टी नेता कीर्ति आजाद ने भीतरघात की आशंका जताई है। जिस प्रकार से घटनाक्रम को तूल दिया जा रहा है, इसमें सच्चाई बिल्कुल अलग है। और जैसे कि सुषमा जी ने खुद अपने ट्वीट में कहा है कि पूरे मानवीय आधार पर उन्होंने उसमें मदद किया था। उधर तमाम सियासी दलों ने इस मामले में मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी ने इस्तीफे की मांग को गैर जरूरी बताया है। वहीं कई पार्टियों ने नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी सवाल उठाए हैं। एक बात तो साफ हो गया कि चाहे कोई अपराध करे, लेकिन अगर वो अपना है तो उसकी हम मदद करेंगे। ये तो बीजेपी और बीजेपी की सरकार ने, इसमें तो पूरी सरकार डॉक में खड़ी है। जो बातें उभर कर आ रही है, जो मीडिया की इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए, और उनका जवाब तो मिलना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है? यही तो है अकाउंटेबिलिटी, और इस अकाउंटेबिलिटी को प्रधानमंत्री को देना होगा। इस मामले में सुषमा स्वराज ने मानवीय आधार पर मदद देने की बात कही थी। ललित मोदी लंदन में 2010 से ही रह रहे हैं। उनके खिलाफ आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टूरिस्ट वीजा मामले में आरोपों से घिरने के बाद ललित मोदी की तरफ से उनके वकील महमूद आबदीन ने मीडिया के सामने पेश हुए। महमूद आबदी ने कहा कि ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया है और उनका पासपोर्ट सियासी वजह से जब्त किया गया है। आबदी ने यह भी कहा कि किसी कोर्ट ने ललित मोदी को दोषी नहीं ठहराया है और यूके की अदालत ने उन्हें वहां रहने की इजाजत दी है। ललित मोदी को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो? किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हो? किस चीज से बताने की कोशिश कर रहे हैं? अव्वल तो उन पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, ये सब सिविल नेचर की, इसमें पेनल्टी होती है फेमा में। कोई जेल का नहीं है उसमें, कोई कार्यक्रम जेल का कानून में प्राविधान ही नहीं है, तो किस चीज से उनको बचा रही है? और इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि पुरानी तस्वीरों के आधार पर विदेश मंत्री पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। Sushma Swaraj is a minor minister in the government. It means nothing in this government. There is only one man who's running this country and this government. That is Mr. Narendra Modi. And Mr. Narendra Modi should stop protecting Mr. Lalit Modi. ये तो उनके दिवालियापन और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। कांग्रेस के पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए इस तरह की ओछी हरकत, ओछी राजनीति वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जांजगीर चांपा जिले के किसानों से आज मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल कोरबा में उन्होंने आदिवासियों से मुलाकात की थी और भूमि अधिग्रहण पर केंद्र सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जंगलों पर पहला हक आदिवासियों का है, जबकि सरकार आदिवासियों से उनका हक छीन रही है। खदानों और विकास परियोजनाओं की वजह से विस्थापित आदिवासियों का दर्द बांटने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे। कोरबा जिले के मदनपुर इलाके में उन्होंने आदिवासियों से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनके मुद्दों पर जोर दिया। हम भी विकास चाहते हैं,
मगर उस विकास में आपके बारे में भी सोचना है, आदिवासियों के भी बारे में सोचना है, जंगल के बारे में भी सोचना है, जल के बारे में भी सोचना है और आपके जीवन के बारे में भी सोचना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एनडीए और सूबे की रमन सिंह सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया। उन्होंने विकास में सभी तबकों की भागीदारी की हिमायत भी की। विकास सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि 2-3 उद्योगपतियों के लिए विकास हो गया, उनकी यहाँ कोल माइन बन गई, उनके हजारों करोड़ रुपए हो गए और जो हमारे आदिवासी बच्चे हैं उनका भविष्य खत्म हो गया। राहुल गांधी मंगलवार को जांजगीर चांपा जिले में किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान वो किसान संवाद यात्रा भी निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी मुद्दे पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के सामने आज अपना पक्ष रखेगी। राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही है। ज्यादातर राज्य बिल के मौजूदा प्रावधानों से सहमत हैं, लेकिन कुछ राज्य अभी भी जीएसटी लागू होने से नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ राज्य अतिरिक्त कर की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने की घोषणा कर चुकी है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके बाद इसे राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। राज्य केंद्र सरकार से 5 साल तक मुआवजा देने के प्रावधान को संशोधन विधेयक में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक की पड़ताल कर रही संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान संगठनों ने विधेयक के प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं। सबसे ज्यादा आपत्ति किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के अध्ययन के प्रावधानों को हटाने पर थी। भूमि बिल पर समिति को मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट देनी है। कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि संसद भवन परिसर में भूमि विधेयक की जांच कर रही संयुक्त समिति के बुलावे पर पहुंचे। इन संगठनों ने सरकार की ओर से लाए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक के 2 मूलभूत प्रावधानों का विरोध किया है। The social impact assessment and consent were the 2 clauses which created space for the affected people who are not just affected, who are real investors of the land and everything attached to land in the development process. That space was granted to them and now that is being denied. किसानों की सहमति ना लेने की जो बात कही गई है उससे किसानों को बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। किसानों की सहमति बहुत जरूरी है। कुछ अन्य संगठनों ने जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि बैंक की स्थापना का भी सुझाव दिया। जमीन लेना है तो सरकार के इस ढंग के इसके ये जरूरत नहीं है। किसानों की ये लैंड बैंक बननी चाहिए जिसमें परचेसर और सेलर किसान उन्होंने खुले दिल से लेना चाहिए, फोर्सिबली एक्विजिशन नहीं करना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं इसलिए कि ये सारा कुछ किसान की ज़मीन को छीनने के लिए हमें लगता है ये किया जा रहा है और किसान का जो हक है वो अगर ज़मीन से वो निकलना चाहता है तो उसका आदान प्रदान नेगोशिएट करके उसके साथ बात हो। मंगलवार को भी संसद की संयुक्त समिति से कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि मुलाकात करेंगे। भूमि विधेयक की जांच कर रही संयुक्त समिति को मॉनसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज पत्रकार गजेंद्र सिंह की हत्या के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं 15 दिनों से मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठी जगेंद्र सिंह की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। इधर चौतरफा दबाव के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री राममूर्ति वर्मा को हटाने से इनकार कर दिया है। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राज्य के मंत्री राममूर्ति वर्मा पर सीधे आरोप लगने के बावजूद प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार अब आरोपी मंत्री का बचाव करती नजर आ रही है, जबकि उसके कुछ और मंत्री संवेदनहीन बयान भी दे रहे हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विरोधियों को चिंता हो जाती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन बिना जांच के कोई भी हमारा मंत्री नहीं हटाया जाएगा। घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और एफआईआर में मंत्री राममूर्ति वर्मा का भी नाम है। खबरों के मुताबिक जगेंद्र सिंह ने अवैध खनन के मामले पर मंत्री की गतिविधियों के खिलाफ फेसबुक पर जानकारी पोस्ट की थी। जगेंद्र सिंह के परिजनों ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। वो मंत्री राममूर्ति वर्मा को पद से हटाने की मांग को लेकर बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इनकी हालत बिल्कुल सीरियस है
और इनको सरकारी अस्पताल ले जाया जाए। इनका बीपी जो है बराबर लो होता जा रहा है और इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनके बेहतर इलाज के लिए इन्हें शाहजहांपुर ले जाया जाए। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने भी राज्य सरकार को घेरे में लिया है। उन्होंने पत्रकारों पर हमले को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश सरकार की शुतुरमुर्गी नीति के तहत के कारण राज्य की कानून व्यवस्था भी खराब हो रही है और इस समय अराजक तत्वों के सर्वाधिक निशाने पर राज्य में पत्रकार है। एक मंत्री के ऊपर हत्या का आरोप है, दूसरा मंत्री ट्रांसपोर्ट के अधिकारी की पिटाई ठुकाई कर देता है। तो ये सब चीजें जो हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बीच पीलीभीत में भी एक टीवी पत्रकार की पिटाई का मामला सामने आया है। निजी चैनल के लिए काम करने वाले पत्रकार हैदर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा दिल्ली के नए कानून मंत्री बन गए हैं। सोमवार को राजभवन में उपराज्यपाल नजीब जंग ने उन्हें मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद कपिल मिश्रा ने कहा कि जेल सुधार, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दिल्ली की कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। कपिल मिश्रा को दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। दिल्ली में जो कानून हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारी सभी जेल आती हैं, प्रिजन रिफॉर्म का मुद्दा आता है, अंडर ट्रायल का मुद्दा आता है, उसके ऊपर तो काम करनी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं और साथ ही साथ टूरिज्म के क्षेत्र में दिल्ली को दुनिया में एक पहचान और भी ज्यादा अच्छे से मिले और दिल्ली वालों को भी घूमने फिरने की और अच्छी जगह मिले दिल्ली के अंदर, उसके लिए काम करेंगे। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से जांच के लिए जितेंद्र सिंह तोमर को हिरासत की अवधि बढ़ाने की अपील की गई। इसके बाद उनकी पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस जितेंद्र सिंह तोमर को आज झांसी लेकर जाएगी। वहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के संबंध में उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इस बीच तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तोमर की लॉ डिग्री को अवैध माना है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नामांकन के समय ही रजिस्ट्रेशन के लिए माइग्रेशन दिया जाता है। जब माइग्रेशन ही फर्जी है तो उसके आधार पर जारी डिग्री भी अवैध है। फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार तोमर पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। 9 जून को गिरफ्तारी के बाद उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है सरगर्मी से चल रही है, तो इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको अच्छे से स्टडी किया जाएगा। स्टडी करने के बाद में जो भी कंक्लूजन निकलेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत के ऊपर बने ऊपरी हवा के चक्रवात ने एक बार फिर मानसून को रफ्तार दे दी है। ये रफ्तार अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। मानसून झारखंड, बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में दस्तक देगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लेगा। इस बीच राहत की बात यह है कि अब तक मानसून से सामान्य से 13% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में 1 जून से अब तक सामान्य बारिश 61.4 मिलीमीटर की तुलना में 69.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पश्चिमोत्तर में बारिश में कमी महज 1% रह गई, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य बारिश दर्ज की गई। वहीं मध्य भारत में सामान्य से 18% ज्यादा बारिश हुई। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में 22% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और इस बीच असम में हो रही भारी बारिश से बाढ़ की समस्या और गंभीर हो गई है। राज्य के 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। वहीं हजारों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। असम में बाढ़ से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
राज्य के 15 जिलों के 614 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक करीब 3 लाख से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। सबसे बुरा हाल बरपेटा जिले का है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने पीने के पानी का संकट गहरा गया है। খালে উপায় নাই, টিউবৱেল তল গ'লে তল গ'ল নৈ পানী কে খাইছে? নৈ পানী কে খাইছে। বেমাৰ নহ'ব না এটা? হ'লেনো কি কৰিম এতিয়া, উপায়টো নাই নহয়, খালেহে হ'ব। ब्रह्मपुत्र नदी में उफान से बारपेटा, सोनितपुर, धेमाजी, लखीमपुर, कोकराझार, तिनसुकिया, नालबाड़ी, ग्वालपाड़ा और डिब्रूगढ़ में भारी तबाही हुई है। 555 गांव की 9,763 हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। वहीं राज्य की दूसरी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों को राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने सार्क देशों के साथ परिवहन क्षेत्र में एक अहम पहल की है। इस कड़ी में भारत ने बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू में सोमवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 देशों के परिवहन मंत्रियों की मौजूदगी में BBIN मोटर वाहन करार पर हस्ताक्षर किए। BBIN समझौते से 4 देशों के बीच सुरक्षित और किफायती सड़क परिवहन को मदद मिलेगी। वहीं सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार में तेजी सुनिश्चित होगी। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। BBIN के जरिए चारों देश संस्थागत प्रणाली का विकास करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए इसे परिवहन क्षेत्र में एक नई शुरुआत बताया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने क्षेत्रीय और विश्व शांति के लिए भारत और चीन के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया है। सोमवार को चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने यह बात कही। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर भी जोर दिया। चीनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख राग डिजियांग ने भी दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते बनाने की बात कही है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के चीन दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अफ्रीकी देश चाड की राजधानी एनजमेना में पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए आत्मघाती बम हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आतंकी संगठन बोको हराम के इस हमले की जिम्मेदारी ली है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक हमले में सभी 4 आतंकी भी मारे गए। चाड पिछले साल बोको हराम के खात्मे के लिए पड़ोसी देशों के सैन्य गठबंधन में शामिल हुआ था। तब से यहां बोको हराम की हिंसक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। अभिनेता और राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती का आज जन्मदिन है। 16 जून 1950 को जन्मे मिथुन दा ने डिस्को डांसर, अग्निपथ, प्यार झुकता नहीं समेत कई फिल्में की। इसके अलावा उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी में भी कई फिल्में की हैं। मिथुन को मृग्या, स्वामी विवेकानंद और ताहादेव कथा में अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। आइए एक नजर डालते हैं मिथुन दा के शानदार फिल्मी सफर पर। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। 70 के दशक में जब बॉलीवुड में आकर्षक दिखने वाले अभिनेताओं का दौर था, तब आम से दिखने वाले मिथुन दा ने फिल्मों में कदम रखा। 1976 में आर्ट फिल्म मृग्या से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म हिट रही और मिथुन को साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। शुरुआत के कुछ सालों में ही मिथुन चक्रवर्ती एक्शन और डांस के लिए जाने जाने लगे। फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार बना दिया। उनके डांसिंग स्टाइल ने गांव-गांव और गली कूचों में धूम मचा दी। I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। मिथुन चक्रवर्ती का अग्निपथ में निभाया गया कृष्णम अय्यर नाम का साउथ इंडियन किरदार आज भी याद किया जाता है। दोस्त बोले तुम मेरे को, तुम्हारा अम्मा मेरे को बेटा बोले, अब मेरे को क्या भी नहीं होना, तुम्हारे को काम बोल मैं करेंगे। 1995 में आई फिल्म जल्लाद में उनके खलनायक के किरदार और सन 2007 में गुरु में उनका किरदार उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। शाम, इस आदमी को तुम सारी दुनिया के सामने नंगा कर सकते हो। मिथुन ने एक्शन, फैमिली ड्रामा, रोमांस सभी तरह की फिल्मों में खुद को साबित किया। कोई शक? 2014 में मिथुन दा को राज्यसभा सांसद चुना गया। मिथुन आज भी टीवी सीरियलों के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सैनिकों की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन। बिहार में भी रैली करने का फैसला, सरकार की बढ़ी मुश्किलें। फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र सिंह तोमर की बढ़ी रिमांड। जांच के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ले जाएगी दिल्ली पुलिस। जमानत याचिका पर आज सुनवाई। पत्रकार जगेंद्र सिंह की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की अपील पर आज सुनवाई। यूपी सरकार ने कहा आरोप साबित होने तक नहीं हटाए जाएंगे मंत्री। जीएसटी मुद्दे पर राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी की बैठक आज। राज्यों के वित्त मंत्रियों की कमेटी रखेगी पक्ष। नुकसान की भरपाई की मांग। और मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। अब तक सामान्य से 13% ज्यादा बारिश। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर।